आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसका कोई मोटिव नहीं था, ना कोई बदला लेना था, लेकिन फिर भी इस स्टोरी में एक क्राइम सीन को अंजाम दे दिया गया, वो भी सोची समझी प्लानिंग के साथ। अब आपका ये कहना होगा कि यहाँ इस मर्डर की पूरी प्लानिंग थी, फिर मोटिव कैसे नहीं था? जी हाँ, कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ गलत फहमी के चलते यहाँ एक मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद जो विक्टिम थी उसके घर वालों से जब बात की गई, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बल्कि इसने तो एक नई स्टोरी तैयार कर दी अपने आप को बचाने के लिए। क्या थी पूरी कहानी और गलत फहमी क्या थी, क्यों मर्डर कर दिया गया, जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथ में एक बढ़िया सा कमेंट करना, पिक मी लिखना, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलने वाला है। एक आदमी जिसका नाम है रामाकृष्णन, इनका दुबई में बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा था। रामाकृष्णन यहाँ पर शादीशुदा था, इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था विशाला गनिगा, और इसकी एक बेटी भी थी। इनका एक छोटा सा परिवार था और बहुत खुशहाल वाली जिंदगी ये जी रहा था। इसी दौरान अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विशाला के यहाँ इंडिया आ जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप लोगों की भी हवाइयां उड़ जाएंगी। ये एनआरआई विशाला गनिगा अपने पति से विदाई लेकर, यानी कि उसे कहकर कि मैं इंडिया जा रही हूँ, 2 जुलाई 2021 को ये दुबई से कर्नाटक आ चुकी थी। इसका कर्नाटक का एक उदुपी शहर में अपना फ्लैट था, लेकिन उस टाइम पर ये वहां से कुछ दूरी पर एक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। विशाला अपने माता पिता को ये कहकर घर से निकली कि उसे बैंक में थोड़ा सा काम है, और वो 12 जुलाई को अपने घर से बाहर निकली। उसने ये भी कहा था कि कुछ टाइम के लिए वो अपने अपार्टमेंट में भी जाएगी। जब ये कई घंटों तक अपने घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों को यहाँ पर चिंता होने लगी थी। उसके मोबाइल नंबर पर उसके घर वालों ने बहुत फोन किए, लेकिन उसका जो मोबाइल फोन था वो स्विच ऑफ जा रहा था। घर वाले यहाँ एकदम परेशान हो रहे थे। वो विशाला की तलाश में उसे ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में गए, तो जब वो वहां पहुंचे उसके फ्लैट का जो दरवाजा था वो आधा खुला हुआ था और आधा बंद था। उन्होंने जब उस दरवाजे को धक्का मारा, वो दरवाजा खुला, और जब उनकी नजरें उस फ्लैट के अंदर गई तब उनकी हवाइयां सी उड़ चुकी थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। वहां पर विशाला के माता पिता एकदम चीखें मारने लगे, क्योंकि यहाँ जो विशाला गनिगा थी उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। विशाला के गहने भी उस घर से गायब हो चुके थे। विशाला के पिता ने तुरंत वहीं के पास ही के एक पुलिस स्टेशन को फोन किया और ये सारी चीजें डिटेल में बताई। उसके बाद पुलिस वाले तुरंत विशाला के अपार्टमेंट में पहुंचे। उन्होंने तुरंत इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया। वहां पर साइड में एक मोबाइल चार्जर की तार पड़ी हुई थी और यह बिल्कुल साफ लग रहा था इसी चार्जर की केबल से विशाला गनिगा का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके गले पर निशान भी मौजूद था। घर का सारा सामान एकदम तहस नहस हो चुका था। उसके गहने उसके गले से उतार लिए गए थे, हाथों में अंगूठियों के निशान थे, लेकिन अंगूठियां नहीं थी। पहली नजर में अगर इस क्राइम सीन को देखा जाए तो यह मामला एकदम लूटपाट का लग रहा था। उस क्राइम सीन की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन पुलिस ऑफिसर ने इसकी एक फाइल तैयार की और अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर्स को दे दी। और यहाँ पर ये जो केस था ये एनआरआई विशाला गनिगा का केस था। इसमें एनआरआई का नाम आते ही एकदम हलबली सी मच चुकी थी। विशाला की हत्या यहाँ साफ पता चल रहा था कि गला घोंटकर की गई थी। इसकी पुष्टि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी घटना स्थल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करके की थी। फिर भी कई पहलुओं से यहाँ जांच की गई। हत्यारों ने ऐसा कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस वाले उस हत्यारे तक पहुंच सकें। उसने जिस मोबाइल चार्जर के तार से विशाला का गला घोटा था वो चार्जर भी विशाला का ही था। विशाला का पति रामाकृष्णन उस टाइम पर दुबई में था। पुलिस वालों ने उसे तुरंत उसकी पत्नी के मर्डर होने की बात बताई और उसे तुरंत इंडिया आने के लिए कहा गया। प्राथमिक औपचारिकताओं के बाद विशाला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उदुपी पुलिस वालों ने विशाला के मर्डर का पर्दाफाश करने के लिए 4 पुलिस वालों की अलग अलग टीमें बना दी और उन्हें हर एक अलग अलग काम सौंप दिया गया। और जब पुलिस वाले उस अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्हें वहां पर एक भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां कभी कोई सीसीटीवी कैमरा की जरूरत पड़ी ही नहीं। और उसकी उस अपार्टमेंट के आसपास की लोकेशन के जब सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया, पुलिस वालों को वहां पर भी
कुछ नहीं मिला। वहां पर कम से कम 60 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और 2-3 दिन के आगे की पीछे की हर एक रिकॉर्डिंग को चेक किया गया, लेकिन पुलिस वालों को वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस वालों के हाथ एकदम यहां भी खाली हो चुके थे। यहां तक कि पुलिस वालों ने एक और न्यूज फैला दी थी कि अगर कोई भी शख्स पुलिस वालों की मदद करेगा इस केस को सुलझवाने के लिए तो उसे 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। यहां तक कि ये वैलिडिटी जो थी 50,000 रुपए की, ये उन 4 पुलिस वालों की टीमों को भी दी गई थी जो इन पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस औरत का पूरा नाम विशाला गनीगा था, जिसका मर्डर कर दिया गया था, जो 35 साल की थी। दुबई से आकर ये अपने माता पिता के पास एक सोसाइटी में महीनों से रह रही थी और इसकी बेटी की उम्र भी यहाँ अभी सिर्फ साल भर की ही थी। उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके शहर में जान पहचान वाले सिर्फ उसके माता पिता और उनका परिवार ही था। पति और इसकी जो दूसरी फैमिली थी, जो इसके रिलेटिव्स थे विशाला के, ये सारे दुबई में रहा करते थे। इसके बावजूद इसकी हत्या किसी के भी गले से नहीं उतर रही थी कि कौन इसके अपार्टमेंट में आकर, इसके फ्लैट में आकर इसका मर्डर कर सकता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वालों के हाथ एकदम खाली थे, ना ही उन्हें वहां से कोई सुराग मिला था और ना ही विशाला की यहाँ पर किसी से रंजिश थी, क्योंकि वो ज्यादातर किसी को यहाँ जानती ही नहीं थी। पुलिस वाले ये सोच रहे थे अगर यहाँ पर ये मर्डर लूटपाट के तहत किया गया हो तो यहाँ पर ये जो कोई भी मर्डर है ये विशाला को जरूर जानता होगा। सभी इस तरह की कई अपनी अपनी थ्योरीज रख रहे थे। विशाला के पति रामाकृष्णन को जब उसकी पत्नी के मर्डर के बारे में पता चला, वो तुरंत दुबई से इंडिया आया। वो इंडिया आकर फूट फूट कर रोने लगा। वो पुलिस वालों के आगे, घर वालों के आगे बहुत रोने लगा था। और यहाँ जो रामाकृष्णन था, इसका दुबई में बहुत अच्छा कारोबार था। पुलिस वालों ने रामाकृष्णन से विशाला के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसकी हर एक डिटेल के बारे में रामाकृष्णन से बातचीत की। इसी बातचीत में यह पता चला विशाला के साथ इसकी शादी, रामाकृष्णन की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। उनकी यहाँ अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों ने इन दोनों की शादी से पहले एक दूसरे को समझने का बहुत टाइम भी दिया था, ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ जाएं, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद शादी कर लें। इनके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद जब इन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कि हाँ, लगा कि शादी के बाद ये दोनों एक परफेक्ट कपल बनकर रह सकते हैं, तब इन दोनों की इनके परिवार वालों ने शादी कर दी। यहाँ जो रामाकृष्णन था, ये विशाला की सुंदरता पर ही मर मिटा था। उसकी झील सी गहरी आंखें, उसका कटीला बदन देखकर वो एकदम उस पर फिदा हो चुका था। उसने कहा था मुझे तो सिर्फ यही चाहिए। फिर भी उसके परिवार वालों ने यहाँ पर कहा तुम उसे थोड़ा सा जान लो, उसकी चाल ढलन को भी तुम देख लो, उसके रहन सहन को तुम देख लो, उसके बाद तुम शादी कर लेना। फिर यहाँ रामाकृष्णन ने ऐसा ही किया, कुछ टाइम बिताया और उसके साथ शादी कर ली। यहाँ पर रामाकृष्णन से जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, तब रामाकृष्णन उसकी डिटेल्स तो दे ही रहा था, साथ में विशाला की तारीफें करते हुए भी नहीं थक रहा था। उसने बताया कि विशाला की हरकतें बहुत ज्यादा निराली हुआ करती थी और लोगों को आकर्षक करने वाली हुआ करती थी। उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका लाइफस्टाइल एकदम परफेक्ट था। वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाया करती थी। उसकी जरूरतों की पूर्ति होने पर वो हमेशा एकदम खुश रहा करती थी। उसे किसी चीज का कोई घमंड नहीं था। शादी के बाद विशाला अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो चुकी थी। दुबई भले ही एक तरह का मुस्लिम टाइप देश कहलाता हो, लेकिन यहाँ पर कोई कारोबार के लिए मनाही नहीं, घूमने फिरने के लिए मनाही नहीं, कोई नौकरी के लिए भी पाबंदी नहीं थी। विशाला के दुबई जाकर उसने जब अपना घर बसाया और यहाँ पर इसकी शादी के बाद इसने जब घर गृहस्थी को संभाला, कई साल बीत चुके थे, इसका कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। और अचानक फिर एक दिन ऐसा आया, कई सालों बाद इसका एक बच्चा हुआ। तो इनके घर में और ज्यादा खुशहाली आ चुकी थी। इन दोनों की खुशियां और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पुलिस वालों ने बातों ही बातों में रामाकृष्णन से यह पूछा कि जब ये दुबई में एकदम सेटल थी, फिर इन्होंने उदुपी में अपना एक अपार्टमेंट क्यों खरीदा, जबकि पास में ही विशाला के माता पिता का भी अच्छा खासा मकान बना हुआ है। इस सवाल का जवाब रामाकृष्णन साफ साफ पुलिस वालों को कभी दे ही नहीं पाया, और ना ही वो इस बात का जवाब दे पाया कि वो विशाला को उसके बच्चे के साथ इंडिया में क्यों रखता था, जबकि इनका सारा कारोबार दुबई में था, खुद दुबई में रहा करता था। तो दुबई में अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं रखा करता था। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भी आप बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। एक दिन आईजी परवीन आराम से अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे थे, और जो ये सारा क्राइम सीन हुआ था, विशाला गनीगा का मर्डर हुआ था, वहां की जो क्राइम सीन की जितनी भी फोटोज थी वो सारी यहाँ आईजी परवीन की टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, और वो इसी केस को स्टडी कर रहे थे। और चाय पीते पीते उनकी नजर एक फोटो के ऊपर गई जो एक
एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है और उस डाइनिंग टेबल के ऊपर 2 कप लाइन वाइज रखे हुए हैं। जी हाँ, वो कप भी बिल्कुल चाय के कप थे। और जब उन्होंने देखा कि ये कप एकदम लाइन में क्यों पड़े हुए हैं, इसका उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ये सीधा बोल दिया, ये लूटपाट का केस हो ही नहीं सकता, ये परफेक्टली एक मर्डर प्लान किया गया है। कोई 1 या 2 व्यक्ति इस घर में, इस फ्लैट में जरूर आए होंगे। वो विशाला के या तो करीबी रिश्तेदार होंगे या फिर कोई उसके जानने पहचानने वाले भी हो सकते हैं। उन्हें विशाला ने जरूर चाय पिलाई होगी। आने वाला व्यक्ति यहाँ 1 या फिर 2 भी हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति होगा तो एक चाय का कप विशाला का होगा और दूसरा यहाँ उस सामने वाले व्यक्ति का होगा। अगर ये 2 व्यक्ति यहाँ पर आए थे तो ये दोनों कप उन अननोन व्यक्ति के थे, तो यहाँ विशाला ने चाय नहीं पी होगी। यहाँ पर यह सवाल अब आईजी प्रवीण के दिमाग में बार बार घूम रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने विशाला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे यह पता चला कि मर्डर वाले दिन ही विशाला की पति की उसको कॉल आई थी। फिर कुछ उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर जो शक की सुई थी वो विशाला के पति रामाकृष्णन पर ही आ चुकी थी। ऐसा क्यों? ऐसा उन्हें क्या दिखाई दिया? उसके बाद जो यहाँ पर पुलिस वालों की एक अलग अलग 4 टीमें बनाई गई थी, उन्हें भी ये साफ साफ कह दिया गया, ये हमें यहाँ पर एविडेंस मिले हैं, इस शक पर हम इसके पति के ऊपर शक कर रहे हैं, तुम इसके खिलाफ अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम ढूंढो, बाकी तुम सारे काम छोड़ दो। जिसमें विशाला के पति से यहाँ पर पूछताछ की जानी थी। विशाला के पति को यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई। विशाला के पति ने तो शुरू में पुलिस वालों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। बीच बीच में वो रोता रहा, बेहोश होने का नाटक करता। ऐसे पुलिस वाले उससे कुछ ढंग से पूछ ही नहीं पा रहे थे। फिर पुलिस वालों ने रामाकृष्णन से यह पूछा कि तुमने जिस दिन विशाला का मर्डर हुआ था उस दिन तुमने विशाला को कॉल क्यों की थी, उसका कारण क्या था? यहाँ रामाकृष्णन एकदम शॉक्ड रह गया कि आप लोगों को कैसे पता कि मैंने उस दिन विशाला को कॉल की थी। तो यहीं पर जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, रामाकृष्णन से पूछताछ कर रहा था, उसने ऐसे ही हवा में तीर मारा और कहा, मुझे यह भी पता है तुम्हारी विशाला से क्या क्या बात हुई है। रामाकृष्णन एक बार फिर बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों ने मेरे फोन को रिकॉर्ड किया है या आपने टैप किया है? कैसे आप लोगों को सारी बात का पता? तो पुलिस वालों ने एक बार फिर कहा कि हमें विशाला के फोन से तुम्हारी बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग्स मिली है, हमने वो सुनी है। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें वो रिकॉर्डिंग भी तुम्हारी सुना सकते हैं। तो यहां पर जो रामाकृष्णन था वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या करना चाहिए। इतना सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अब तुम्हारा बांडा फूट चुका है, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम हमें सारी सच्चाई डिटेल में बता दो और सच सच बताओ कि क्या हुआ था, तुमने विशाला का मर्डर क्यों करवाया। तो यहाँ पर 20 दिनों के अंदर ही विशाला गनीगा का मर्डर केस जो था वो सॉल्व हो चुका था। रामाकृष्णन ने जो अपनी पत्नी की मर्डर की पूरी कहानी बताई वो सच में बहुत ही वाहियात कहानी थी। ना तो हम इसे चौंका देने वाली कह सकते हैं, ना ही हम इसे कुछ और नाम दे सकते। एकदम वाहियात कहानी थी। मतलब ही इसने अपने पत्नी का मर्डर करवा दिया। विशाला के पति ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए कहा कि मैंने अपनी पत्नी को मारने के लिए किसी को सुपारी दी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक व्यक्ति स्वामीनाथ निषाद दुबई में रामाकृष्णन की कंपनी में जॉब किया करता था। वो बहुत ही रामाकृष्णन के ऊपर विश्वास किया करता था। एक दिन उसने उससे कहा कि इंडिया में किसी का मर्डर करवाना है, उसकी जानकारी में कोई ऐसा सुपारी किलर है तो बताए। तो स्वामीनाथ निषाद ने पूरी जानकारी डिटेल में बताते हुए कहा कि यह काम हो जाएगा, हमें 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। वैसे भी दुबई में उसका जो नौकरी का टाइम पीरियड था वो पूरा होने वाला था। उसके इंडिया आने का यहाँ टाइम भी हो रहा था। पत्नी की हत्या करवाने के बारे में जो भी उसने बताया वो सच में बहुत ही घटिया थी। ये बात 5 मार्च 2021 की है। रामाकृष्णन अपनी पत्नी विशाला और बेटी के साथ अपने घर पर आया। बेटी पैदा होने के बाद दोनों में इसी बात को लेकर खटास पैदा हो चुकी थी। विशाला ये चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी भारत में आकर बिताए, इंडिया में रहे, लेकिन दुबई में एक अच्छे सेटलमेंट के कारण या फिर कोई और कहानी थी, इस कारण रामाकृष्णन इंडिया में आना ही नहीं चाहता था। वो हमेशा दुबई में ही सेटल होना चाहता था, वो दुबई में ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। तो यहाँ पर विशाला लगातार रामाकृष्णन के पीछे पड़ी रही कि तुम भारत में आओ, मेरे साथ वहां पर रहो। रामाकृष्णन ने यह बताया कि विशाला गनीगा इंडिया में किसी और से प्यार करती थी और इसका उस पर शक था। शक का कारण भी था कि वो मोबाइल पर लगातार
किसी अननोन से बातें करती रहती थी। इसकी जानकारी उसके किसी नजदीकी ने दी थी। कई बार उसके सामने भी ऐसे अननोन व्यक्ति के कॉल आया करते थे तो वो तुरंत उस फोन को उठाती थी, कान पर लगाती थी और अकेले में लंबी लंबी बातें करने के लिए चले जाया करती थी। ये सारी स्टेटमेंट रामाकृष्णन ने दी थी। जब रामाकृष्णन ने विशाला से पूछा कि ये पूरी क्या कहानी है, तुम किससे इतनी लंबी लंबी बातें करती हो, तब उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसके इंडिया में रहने की जिद से उसका शक यहाँ और पक्का होता जा रहा था। रामाकृष्णन ने यह कहा कि वो विशाला से बहुत प्यार किया करता था, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसने विशाला की भावनाओं का कदर करते हुए उसने उडुपी में विशाला के लिए एक अपार्टमेंट की व्यवस्था की। आलीशान तरीके से उसे एकदम सजाया संवारा और उसे वहां पर रहने के लिए भेज दिया। इसी साल की मार्च के महीने में रामानंद और विशाला अपनी बेटी को लेकर इंडिया आ चुके थे। कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित अपने अपार्टमेंट में ये दोनों साथ रहे। उसके बाद ये तीनों वापस दुबई चले गए। जितने दिन विशाला दुबई में रही वो अपने पति को लगातार परेशान करती रही। वो यही कहती रही कि तुम मेरे साथ इंडिया चलो, इंडिया चलकर हम वहीं पर रहेंगे, वहीं पर ही अपना कारोबार सेट कर लेंगे। जुलाई 2021 को एक बार फिर विशाला अपने पति के साथ इंडिया वापस आई। इसी दौरान इसने स्वामीनाथ से संपर्क किया जो उस टाइम पर गोरखपुर में आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कर्नाटक की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ रेलगाड़ी से पहुंचने में 2 दिन का टाइम लगता है। उसने स्वामीनाथ को उडुपी बुलाया। जब उडुपी वो पहुंच चुका था उसके रुकने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई ताकि जब वो घर पर आए वो एकदम फ्रेश हालत में लगे, क्योंकि उसने स्वामीनाथ को अपनी पत्नी को मिलवाना था। क्यों? ये कहकर कि वो इसका दोस्त है। इसीलिए वो स्वामीनाथ को अपने घर लेकर गया और अपनी पत्नी से उसकी मुलाकात करवाई। उसने स्वामीनाथ का परिचय अपने दोस्त के रूप में करवाया, जबकि उसने तो इसे हायर कर रखा था अपनी ही पत्नी को मार डालने के लिए। उसने कहा कि ये मेरा दोस्त स्वामीनाथ हमारी परेशानी में मददगार बन सकता है, यहाँ पर हमें अगर कोई भी दिक्कत होगी तो ये यहाँ पर हमारी हेल्प कर देगा। इसके कुछ दिनों बाद रामाकृष्णन दुबई चला गया। पत्नी विशाला जब बेटी को लेकर 2 जुलाई को इंडिया आई थी, रामाकृष्णन ने बताया कॉन्ट्रैक्ट किलर को विशाला की फैमिली की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। विशाला की हत्या करने की योजना अपने ही फ्लैट में उन्होंने बनाई थी। वारदात के दिन रामाकृष्णन ने अपनी पत्नी को कॉल किया कि उसका दोस्त स्वामीनाथ उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर अपार्टमेंट में पहुंचने वाला है, और जो यहाँ विशाला थी वो किसी काम के लिए ऑटो में बैठकर बाहर जा रही थी। जब इसके पति का इसे कॉल आया तो ये तुरंत उस ऑटो को वापस घुमाया और अपने अपार्टमेंट में पहुंची। कुछ ही देर में स्वामीनाथ भी अपने दोस्त के साथ उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। पति का दोस्त होने के नाते विशाला ने उन दोनों को पानी पिलाया, चाय ऑफर करी। इसी बीच स्वामीनाथ ने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए विशाला से उसका चार्जर मांगा। विशाला ने पास में ही लगे चार्जर में स्वामीनाथ का फोन चार्ज पर लगा दिया था। विशाला को यहाँ पर क्या ही पता था कि वो इसका दोस्त नहीं बल्कि इसी का ही सुपारी किलर है जो इसके पति ने ही हायर किया है। उसने अपने साथी की मदद से विशाला को उसी टाइम पर दबोच लिया जब वो उन दोनों को उसके घर से भेजने के लिए उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो उसी टाइम पर स्वामीनाथ ने उस चार्जर की केबल को पहले ही अपने कब्जे में कर लिया था और जो विशाला उसके पीछे पीछे चल रही थी आगे से उस पर एकदम से झपट्टा मार दिया और जो उसके हाथ में चार्जर की केबल थी उसे विशाला के गले में डाला और जोर से दोनों तरफ से खींच दिया। कुछ टाइम में ही उसकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी और इतने ही टाइम में पुलिस वालों ने विशाला हत्याकांड का ये जो सारा कारनामा था जो इसे क्राइम सीन प्लानिंग के साथ रचा गया था ये सुलझा लिया था। इसके बाद उडुपी पुलिस स्वामीनाथ की तलाशी में जुट चुके थे। इसके लिए पुलिस वालों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के कई चक्कर लगाए और गोरखपुर की पुलिस वालों के सहयोग से स्वामीनाथ भी पुलिस वालों के कब्जे में आ चुका था। उसके दूसरे साथी को भी जल्द ही पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और इधर विशाला के घर वालों का यह कहना है कि विशाला का पति किसी और महिला के साथ संपर्क में था। वो किसी और महिला को डेट कर रहा था जबकि यहाँ इसकी शादी हो चुकी थी और शादी को भी 10 साल हो चुके थे। यहाँ इनकी 1 साल की बेटी भी थी और वो किसी और ही महिला के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर विशाला इसका बहुत ही विरोध कर रही थी क्योंकि हाँ विशाला को इस चीज का पता चल गया था कि उसका पति किसी और औरत के चक्कर में है। जब उसे इस बात का पता चला विशाला ने इसको रोकना टोकना शुरू कर दिया और शायद इसीलिए इसका पति दुबई से इंडिया नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो हमेशा अपनी पत्नी को छोड़ने आता और वापिस वो दुबई चला जाया करता था। फिलहाल
फिलहाल पुलिस वालों ने विशाला के हत्या के आरोप में उसके पति रामाकृष्णन और उसके जो सुपारी किलर थे उसका जो दोस्त था, इन तीनों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, जहां से इन तीनों को हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। यहां पर अब बात यह आती है, इसका पति तो यह समझ रहा था कि यहां इसकी पत्नी विशाला गनिगा का कहीं और अफेयर चल रहा था और इसके घर वालों ने ही यह बताया उसके पति का ही किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। अब ये पूरी कहानी क्या थी ये आज तक किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन इसी शक के दायरे में ही चलते यहां एक आदमी ने अपनी ही पत्नी का मर्डर करवा दिया, वो भी सुपारी किलर्स को बुलवाकर। और यहां पर उसकी पहचान यह करवाई गई कि वो इसका दोस्त है, यहां पर इंडिया में रहकर वो हमारी मदद कर पाएगा। आज के टाइम पर यह बात आप लोगों को भी पता है कि जो मोबाइल फोन है ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप लोग कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, रात को सो या कुछ खाओ, हर टाइम पर हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन हमारे पास ही होता है। अगर एक सेकंड के लिए भी हमारा मोबाइल फोन हमसे दूर हो जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी जरूरी चीज हमारे हाथ से गायब हो चुकी है। जब तक मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक हमें तसल्ली ही नहीं मिलती कि हाँ अब हम कंप्लीट है। जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, मोबाइल अपना घर भूल गए तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। कोई चीज है जो हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए और वो होता है मोबाइल फोन। आज की जो स्टोरी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक औरत जो नहाने के लिए गई हुई थी, उसका जो मोबाइल फोन था वो बाहर पड़ा हुआ था और अचानक जब वो नहा रही थी तब उसके मोबाइल फोन की घंटी बज जाती है। जैसे ही इसके मोबाइल फोन की घंटी बजी तो बाथरूम से निकलकर आना तो मुश्किल था, लेकिन उसने अपने पति को आवाज लगाई और कहा देखना एक बार किसका फोन आ रहा है। जब पति ने अपनी घरवाली का मोबाइल फोन देखा, उस कॉल का रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स देने के बाद जैसे ही मोबाइल फोन उसने टेबल पर रखा, एक ही दम से उसकी उसी फोन के व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन बजती है और जैसे ही उस औरत के पति ने उस नोटिफिकेशन को चेक किया तो उधर से मैसेज भेजने वाले ने कुछ अश्लील मैसेज भेज रखे थे। इस मैसेज को देखने के बाद उसका एकदम दिमाग खनक चुका था। जैसे ही उसकी पत्नी बाथरूम से निकल कर आई तो उसने पूछा कि ये जो व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, जिसने भी ये तुम्हें मैसेज लिखकर भेजा है, इसमें कितनी सच्चाई है। बस इतना ही सुनने की देर थी और इतनी ही देर में इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका था, कहासुनी हो चुकी थी और ये आपस में बातचीत लड़ाई में बदल चुकी थी। मारपीट इनमें इतनी ज्यादा हो चुकी थी सिर्फ एक व्हाट्सएप के मैसेज से। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है, उसके बाद फिर से उसी मैसेज के ऊपर इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है और ऐसे ही बातचीत में ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर लड़ना शुरू हो जाते हैं। जो पत्नी थी उसने अपनी दिक्कतें, परेशानी, जो भी समस्याएं थी वो अपने पति को बताने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अपनी समस्याएं बताने के वो अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी टाइम पर एक नहीं दो मर्डर कर दिए जाते हैं, वो भी बहुत भयानक रूप में। और पुलिस वालों ने जब कुछ ही घंटों बाद इस क्राइम का खुलासा किया था तब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जो ये इन्वेस्टिगेशन है किसी और साइड जा रही है, ये सब झूठ है। लेकिन जब पब्लिक के सामने ये इन्वेस्टिगेशन खोली गई, ये केस आया, ये सच में बहुत ही भयानक रूप से इस क्राइम सीन को अंजाम दे दिया गया था। तो क्या थी पूरी एक कहानी और वो ऐसा कौन सा मैसेज था जिसकी वजह से यहाँ दो मर्डर हो गए और आखिरकार ये मर्डर किसने किए थे और मरने वाले कौन थे, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक शहर है इंदौर और इसी का एक पुलिस स्टेशन एरिया लगता है एरोड्रम पुलिस स्टेशन। यहीं पर एक इलाका है अशोक नगर। मैं बात कर रहा हूँ 9 दिसंबर 2023 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास की। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 10-12 साल के आसपास की थी, वो शाम को 5 बजे जैसे ही अपने घर पर पहुंची, इस अशोक नगर में जो घर था 3री मंजिल पर ये रहा करते थे, मतलब कि किराए का मकान था और यहाँ माता पिता ये रहते थे। तो जैसे ही इसने दरवाजे, अपने घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तब पता चला ये दरवाजा तो पहले से ही ओपन है। अब दरवाजे के अंदर जैसे वो गई, वो अपनी माँ को बुलाती हुई अंदर जा रही थी, लेकिन उसकी माँ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और जैसे ही वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ अर्धनग्न अवस्था में खून से बुरी तरीके से लथपथ पड़ी हुई थी और अपनी माँ को जब उसने इस रूप में देखा तब उसकी एकदम चीख निकल गई। पास में जब उसकी नजर पहुंची तो बेड के नीचे उसके मामा लेटे हुए थे, वो भी अर्धनग्न अवस्था में थे, वो भी खून में लथपथ हुए थे। मामा और माँ को इस हालत में देखकर जब उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया तब उसी मकान में और भी कई किराएदार
कर रहते थे। आसपास के लोगों को जब उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी तब लोग तुरंत उस कमरे में दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ मामला क्या है, कौन चिल्ला रहा है। पता चला कि यहाँ भाई और बहन अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए थे, खून में लथपथ थे, वो मर चुके थे। मारने वालों ने इन लोगों को इतनी बार मारा था कि जब तक ये लोग मर ना जाएं, उन लोगों ने सच में इनके मरने का इंतजार किया होगा, तब तक लगातार वार करते रहे जब तक ये पूरी इनकी सांसें ना खत्म हो जाएं। जब इन लोगों को पूरी तसल्ली हो गई होगी कि हाँ अब ये लोग मर चुके हैं, तब ये लोग यहाँ से भागे होंगे। आखिरकार कौन थे ये मर्डरर, जानेंगे सब कुछ। लेकिन जैसे ही उनकी डेड बॉडीज को देखा गया, उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। इनके बदन पर कपड़े ना होना ही वहां के सारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ था। ये केस अब पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। एरोड्रम के पुलिस वाले जब मौके पर वहां पर पहुंचे, उन्होंने इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि दोनों के ऊपर चाकू और तलवार से बहुत गहरे वार किए गए हैं और इतने वार किए गए थे कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। इस बात को देखते हुए पुलिस वालों ने लगभग 50 ऐसे सस्पेक्ट्स थे, उन लोगों पर अपना ध्यान बनाया और अब पूरे इंदौर में डबल मर्डर के ये केस को सुनकर बहुत हड़कंप सा मच चुका था। और यहाँ डबल मर्डर के सस्पेक्ट पर पुलिस वालों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। उनसे पूछताछ की गई कि आखिरकार तुम्हारा इस कत्ल के मामले में क्या हिस्सेदारी है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम इसे जानते हो तो किस तरीके से जानते हो। 7 लोगों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, लेकिन 7 के 7 ने एक ही जवाब दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा इस पूरे केस में कुछ भी लेना देना नहीं है। पुलिस वालों ने आसपास के इलाके के करीब 125 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, उन सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया और कई टीमें बनाई। अब यहाँ फोरेंसिक टीम हो या एसएसएल टीम हो, साथ ही कोई और जो टीम थी वो सारी मौके पर आती है। सब ने जांच पड़ताल करना शुरू किया, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। तभी पुलिस वालों ने जैसे सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी कैमरा में एक महिला जाती हुई और वही महिला वापस आती हुई दिखाई दे रही है। आना जाना उस महिला का दोनों जगह दिखाई दिया। अब घर वालों से ये पूछने की कोशिश की गई कि क्या आप इस महिला को जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये महिला इस घर के अंदर शायद कुछ न कुछ करके गई है। अब जैसे उस महिला के बारे में पूछा गया कि आप लोग क्या इसे जानते हो, तो उस महिला के बारे में पता चला उस महिला का नाम ममता उर्फ पिंकी है, जिसकी एज लगभग 32 साल के आसपास है। उसके बारे में पूछा जाता है तब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि बंगाली कॉलोनी है, वहां की वो रहने वाली है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं देखा, जल्दी से कुछ ही घंटे अभी बीते थे, अभी भी पुलिस वालों के ऊपर दबाव बन रहा था कि डबल मर्डर केस कैसे हो गया, इसको किसने अंजाम दिया, जल्द से जल्द इनके कातिल जो है, मर्डर है, वो सलाखों के पीछे हो। इंदौर में बहुत ज्यादा भागादौड़ी मच रही थी, लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो चुका था। वो गुस्सा शांत हो जाए ऐसे ही पुलिस वाले काम में जुटे हुए थे, लोग सड़कों पर ना उतर आए। इसी हिसाब को देखते हुए पुलिस वालों ने जब इस महिला को यानी कि ममता उर्फ पिंकी को हिरासत में लिया, इससे पूछताछ करनी शुरू की, तब वो औरत इधर उधर की बातें कर रही थी, मतलब कि ऐसे है, वैसे है, ये है। पुलिस वाले जो चीज पूछ रहे थे उसका तो वो जवाब ही नहीं दे रही थी। लेकिन पुलिस वालों के सवालों के आगे वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाई। उसने अपना मुंह खोला और उसने एक नई बात कही। उसने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं ही थी जो घर के अंदर गई थी और मैं ही थी जो घर के बाहर आई थी। अब पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है, ऐसा तुमने क्यों किया। अब उसने कहा कि जिस महिला की हत्या हुई है उस महिला का नाम सरिता ठाकुर है, जो एक अपना ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, और जो व्यक्ति, जो आदमी मारा गया है उसका नाम रवि ठाकुर है, जो इस महिला का मुंह बोला भाई होता है। इसके शहर में 3 होटल चल रहे हैं। पहला होटल का नाम है वैष्णो पैलेस, दूसरे का नाम हनी होटल और तीसरे का नाम सागर होटल। और इन तीनों ही होटलों के अंदर बहुत ही घिनौने, बहुत ही गंदे काम होते हैं। यहाँ पर लड़कियों को, औरतों को लाया जाता है और उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं। ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर रातें एक तरह से रंगीन की जाती हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि मान लिया हमने कि इन तीनों होटल्स में ये अश्लील काम होते हैं, लड़कियां और औरतें यहाँ बुलाई जाती हैं, उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं, बट यहाँ पर तुम्हारा इन होटल्स के साथ या फिर इस रवि के साथ क्या लेना देना है। तब उसने बताया कि जिस औरत की हत्या हुई है, जिसका नाम सरिता ठाकुर है, इसी औरत ने इस शख्स से यानी कि रवि ठाकुर से यहाँ ममता उर्फ पिंकी को मिलवाया था। इस रवि से सरिता ने मिलवाया था। कहने का मतलब, सिंपल मतलब है, सरिता ने रवि से पिंकी को मिलवाया था और उस आदमी ने इसकी अश्लील वीडियो बनाई और इस वीडियो को बनाने के बाद वो उस पर लगातार
पर दबाव बनाया करता था। जब उसका मन किया करता था वो उसे होटल में बुलाने की कोशिश करता था। लगभग 1 साल से लगातार वो इसके साथ ऐसे ही कर रहा था। और जो इस औरत की वीडियो बनाई हुई थी वो न्यूड वीडियो बनाई हुई थी। उन न्यूड वीडियोस के बदौलत यहाँ ममता उसके पास जाती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। वो उसकी मजबूरी थी। एक दिन उसके पति को यह बात पता चल गई और इसी बात को लेकर इनके घर बहुत झगड़ा होने लगा था। और जैसे ही घर में झगड़ा हो रहा था तो उसके पति ने उसे मारने पीटने की बात कही। तो उसने कहा कि मुझे फंसाया गया है और फंसाने वाला कोई और नहीं, उस महिला का नाम सरिता ठाकुर है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। मैं उसके वहां पर जाया करती थी, उसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। और ये पति और पत्नी ने मिलकर यानी कि ममता और पिंकी और उसके पति नितिन पवार ने मिलकर बहुत सारे सीरियल्स देखना शुरू कर दिए। यानी कि जो क्राइम्स के सीरियल्स होते हैं वो देखने शुरू कर दिए। उनका मकसद यहाँ ये था कि यहाँ पर हमें एक परफेक्ट क्राइम करना है, हमें क्राइम करके उससे बचना है, हमें इसमें फंसना नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे क्राइम सीरियल्स देखे। ऐसा क्राइम करना है, ऐसे इन दोनों को मारना है, जो मुंह बोले भाई बहन अपने आप को बताते हैं, जिस तरीके से पुलिस वाले इसकी खबर ना जान सके, इसकी पता ना कर पाए। सरिता ठाकुर जो ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और होटल का मालिक जिसके 3 होटल थे ये रवि ठाकुर, ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह बात करते थे। जैसे मोहल्ले में कोई पूछता था कि कहां जा रहे हो तो रवि ठाकुर से कोई पूछता था तो वो कहता था मैं अपनी बहन सरिता ठाकुर के पास जा रहा हूं। जबकि इन दोनों के भी आपस में रिलेशनशिप्स थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स थे, नाजायज संबंध थे। पुलिस वालों ने जब इस घर की तलाशी ली तब उस घर का सामान, मोबाइल फोन, कई चीजें गायब थी। अब इस महिला यानी कि ममता और पिंकी से पूछा गया उनके मोबाइल फोन्स कहाँ है, वो सामान कहाँ है, तो उसने कहा कि सामान और मोबाइल फोन्स हमारे पास है, आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही ममता ने वो मोबाइल फोन्स पुलिस वालों को दिलवाए और उसकी सीडीआर वगैरह निकलवाई, इसकी जो सारी बातचीत थी वो निकलवाई, मोबाइल को जब खंगालने की कोशिश की गई तो उसमें कई महिलाओं के, कई औरतों के अश्लील वीडियोस थे रवि ठाकुर के साथ, होटल के मालिक के साथ। पुलिस वालों का यहाँ दिमाग एकदम ठनक चुका था कि ये जो बात ममता कह रही है ये तो एकदम सही बात है। इसके बाद पूछा गया कि आगे क्या हुआ था, तब उन्होंने बताया हमने बस एक परफेक्ट प्लानिंग की थी क्राइम को अंजाम देने की, हम इन दोनों का मर्डर कर देंगे और मर्डर करने के बाद इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसके लिए प्लानिंग इन्होंने कुछ इस तरह से की थी कि 9 दिसंबर 2023 को दोपहर के टाइम पर इसका पति, इसका बेटा, इसकी बेटी ये घर से दूर थे। इनको इस बात की पूरी जानकारी थी जो कि इन्होंने ममता और ने रैकी की हुई थी। इसके बारे में बहुत चीजें पता लगाई हुई थी और वो इसके बारे में पहले से ही बहुत सारी चीजें जानती थी। 9 दिसंबर 2023 को जैसे यहाँ 12 बजते हैं, ये पति और पत्नी अपनी बाइक पर बैठकर निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद रास्ते में ही बाइक को छोड़ देते हैं। वहां से उन्होंने ऑटो पकड़ा। ऑटो पकड़ने के बाद वो एरोड्रम जो कॉलोनी है, वहां का जो अशोक नगर इलाका है, वहां जो किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर रहते थे, ये तीसरी मंजिल पर धीरे धीरे चढ़े। जाने के बाद जाते ही सबसे पहले जो इस घर में महिला थी यानी कि सरिता ठाकुर, उसका मर्डर कर देते हैं, जो कि चाकू से इसको मारा गया था। चाकू से एक नहीं, लगातार कई बार उस पर वार किए गए थे। जब तक ये चाकू टूट नहीं गया तब तक उस पर वार करते गए थे। और इसी बीच इस ममता उर्फ पिंकी ने उस होटल के मालिक को, रवि ठाकुर को, सरिता ठाकुर के फोन से एक मैसेज किया। उसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर आना है, आज बहुत मन कर रहा है तुमसे बातचीत करने का, अब घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, तुम आ जाओ। जैसे ही रवि ठाकुर ने ये मैसेजेस पढ़े, रवि ठाकुर ने अपनी कार उठाई, वो सीधा अशोक नगर कॉलोनी पहुंचा। वहां ये सरिता के घर पर गया। उसे पता था कि मेरी प्रेमिका यहाँ इंतजार कर रही है, जिसको वो बहन बोलता था। पूरा मोहल्ला तो यही जानता था कि सरिता ठाकुर और रवि ठाकुर भाई बहन है, मुंह बोले बहन भाई हैं। वो सीधा ऊपर जाता है। वहां पर जाकर उसे ममता दिखाई देती है। ममता को देखकर वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ममता ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, सरिता दीदी तो आराम कर रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम आज शाम मेरे साथ रंगीन करो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तो जब ये शारीरिक संबंध बनाने वाली यहाँ बात आई तब रवि को कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, चाहे वो सरिता ठाकुर हो या फिर ये ममता उर्फ पिंकी हो, उसे तो बस संबंध बनाने से मतलब थे। तो वो राजी हो गया, वो तैयार हुआ। तो यहाँ ममता ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर अपनी आंखें बंद करनी होंगी और यहाँ सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसकी आंखों पर ममता ने पट्टी बांध दी, उसने अपने भी कपड़े उतारे और उसके भी पूरे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद
बाद जैसे उसे दिखना बंद हुआ, तभी उसका जो पति था, ममता का पति नितिन पवार, जो छुपा हुआ था, उसके हाथ में एक तलवार थी और उसने पूरी ताकत के साथ रवि के ऊपर ऐसा वार किया कि उसकी चीख तक नहीं निकली। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे, जब भी किसी के ऊपर वार किया जाता है उसकी चीख जरूर निकलती है, लेकिन यहाँ उसके ऊपर इतनी जोर से वार किया गया कि उसकी चीख ही नहीं निकली। वो वहीं पर ही दम तोड़ चुका था और उसके बाद भी उसके ऊपर लगातार उस तलवार से वार किए गए जब तक वो तलवार भी टूट ना गई। और इसके जो कपड़े उतरे हुए थे, साथ ही सरिता ठाकुर के भी कपड़े उतारे जाते हैं, उसे भी अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में डाल दिया जाता है। और तब तक ये दोनों मर नहीं गए, तब तक लगभग 1.5-2 घंटे ये लोग इस कमरे में रहे। ममता और उसका पति नितिन, ये दोनों इन दोनों को चेक करने के बाद कि ये मर चुके हैं, उसके बाद आराम से ये उस घर से निकल जाते हैं कि अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। जब इसका पति या फिर कोई और इन्हें देखेंगे, इन दोनों को अर्धनग्न अवस्था में, तब लोगों को ऐसा लगेगा कि इन दोनों के आपस में रिश्ते थे, जबकि ये दोनों भाई बहन बोला करते थे। तो लोगों को यही लगेगा कि इसकी बीवी के इसके साथ संबंध थे, तो इसके पति ने इन दोनों को मार डाला या फिर किसी और ने इनको मार डाला। कभी भी ममता और जो उसका पति नितिन था उस पर कभी भी कोई शक नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने जब सीसीटीवी कैमरास को चेक किए थे, इस महिला को आते जाते हुए देखा, उसका हुलिया पहचाना था और जब उन्हें पता चला तब ये यहाँ ममता उर्फ पिंकी फंस चुकी थी। पुलिस वालों ने ये 15-16 घंटों के अंदर ही इस केस को क्लियर कर दिया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जब वजह सामने आई तो वजह यही थी कि इसने और कई महिलाओं के साथ गैर संबंध बनाए थे, होटल्स में ये बुलाया करता था। ये भी बताया गया कि इस ब्यूटी पार्लर पर जो महिलाएं आया करती थी, यहाँ पर ये कई ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करते थे जिन महिलाओं को यहाँ पैसों की जरूरत होती थी। और ये रवि ठाकुर के पास अच्छा खासा पैसा था, तो ये पैसे उन्हें देता था और उनके साथ संबंध बनवाया करता था। और ये ऐसे नहीं कि काम के बदले पैसे दिया करता था, ये तो उन्हें उधार पैसे दिया करता था। और जब रवि ठाकुर इनसे पैसे मांगा करता था तो उनके पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए, तो ये उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें होटल पर बुलाता था संबंध बनवाने के लिए, उनसे वो ये घिनौना काम करवाया करता था। आखिरकार कहते हैं कि बुरे काम का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। तो यहाँ रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो यहाँ ब्यूटी पार्लर की ओनर थी सरिता ठाकुर, वो भी इसी के साथ मिलकर काम कर रही थी, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दोनों तो मर चुके हैं, लेकिन इनके दोनों बच्चे, इनकी परवरिश कैसे होगी अब ये नहीं पता। और साथ ही जो कातिल है ये भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, पुलिस वालों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। पुलिस वालों की यही कोशिश है कि इन दोनों को कम से कम टाइम में सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और जैसे ही ये केस अखबारों में छपा, न्यूज़पेपर में जैसे ये वायरल हुआ, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसान की शक्ल में आजकल लोग भेड़िए बन चुके हैं। तो ये थी पूरी कहानी सरिता ठाकुर और होटल के ओनर रवि ठाकुर के बारे में। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @RM ऑफिशियल को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।